लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर आर्ट इन इंडिया इज फाउंड इन एन एक्सटेटिक कम्युनियन विद द नेचर। मानो आर्ट का कुदरत के साथ संगम हुआ हो। एंड द मॉन्यूमेंट्स आर लेफ्ट ओपन टू द स्काई। नीले अंबर के नीचे ये मॉन्यूमेंट्स खुले होते हैं सो दैट दे कैन बी इन कॉन्टैक्ट विद द सन, द मून, द अर्थ एंड द विंड। ऐसा ही एक आर्ट है द स्तूपास एट सांची, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इट इज कंसीव्ड एज अ मार्वेलस सिंबल ऑफ द सन। जब तीर्थयात्री यानी पिलग्रिम यहाँ आता है और प्रदक्षिणा पथ के गोल गोल घूमता है, देन इट इज लाइक ही इज इमिटेटिंग, वो नकल कर रहा है अर्थ की, जमीन की, एज इट मूव्स अराउंड द सन। द ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, ऐसा लगता है उनके बनाने वाले दे वांटेड टू मेक देम नियरर टू द हेवेंस। जन्नत से उसे करीब बनाना चाहते थे, इसलिए ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स पहाड़ के ऊपर बनाए गए। सांची का मॉन्यूमेंट स्तूपा भी ऐसा ही है, जहां से खड़े होकर आप नीचे बहुत दूर तक देख सकते हैं। मानो यू आर लुकिंग डाउन एट द सेंस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस। जहां तक नजर डाले ये हरियाली भरे खेत वो खत्म नहीं होते। कुदरत की रिचनेस, जिसे कहते हैं रिचनेस ऑफ नेचर, उसे स्तूपा के अंदर मिलाकर बनाया गया है। ऋग्वेद में सबसे पहले इस बात का उल्लेख, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द स्तूपा, हमें ऋग्वेद में मिलता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जब कोई बड़ा इंसान गुजर जाए तो उसे एक पीठ में दफनाकर उसके ऊपर एक ऐसा स्तूपा बनाना चाहिए जिसको देखकर उस मरे हुए इंसान के प्रति आदर और सम्मान बढ़ जाए। लेकिन ऋग्वेदिक काल के हमें कोई भी स्तूपा नहीं मिलते। महापरिनिर्वाण यानी द पासिंग अवे ऑफ द बुद्धा फ्रॉम दिस वर्ल्ड, उसमें भी ये लिखा गया है कि बुद्धा के रेलिक्स, उनकी अस्थियों पे, उनके मॉर्टल रिमेन्स के ऊपर एक स्तूपा बनाना चाहिए, क्योंकि बुद्धा जो थे वो किंग ऑफ द किंग थे। इसीलिए वो बहुत वर्दी हैं कि उनकी अस्थियां, रेलिक्स, उसके ऊपर स्तूपा बनाना चाहिए। बुद्धा ये एनलाइटेंड थे, इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। और निर्वाण प्राप्त होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये सारनाथ गए और सारनाथ जाने के बाद इन्होंने प्रदक्षिणा की। उसी प्रदक्षिणा को कॉपी करने के लिए बुद्धा के रिलिक्स के चारों तरफ सर्क्यूम एम्बुलेटरी मोशन में घूमने के लिए, जैसे हम उर्दू में तवाफ कहते हैं, स्तूपास को बनाया गया। बुद्धा इन्हें पीपल के ट्री के नीचे बोध गया में निर्वाण मिला था, और उनके गुजरने के 300 साल बाद जब उन्हें डेइफाई किया गया, यानी बुद्धा एक ग्रेट लीडर ऑफ मैन, इससे उनको ट्रांसफॉर्म करके खुद भगवान बनाया गया, तो उनके मॉर्टल रिमेन्स जो स्तूपा में थे, उस बात के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। और इस बात को सांची के गेटवे के ऊपर दिखाया जाता है कि कैसे सारी दुनिया रिलिक्स के लिए, अस्थियों के लिए लड़ने एक दूसरे के सामने आ गई थी। अशोक ने स्तूपा को एज अ पिलग्रिमेज सेंटर ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में बनवाया। और पहले ये कमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट था जिसमें बुद्धा की अस्थियों को ही आदर और सम्मान दिया जाता, उन्हें फ्लावर और ऑफरिंग्स दी जाती। लेकिन धीरे धीरे स्तूपा ये बुद्धा का सिंबल बन गए, और इसमें बाद में ना सिर्फ बुद्धा के मॉर्टल रिमेन्स या रिलिक्स, जिन्हें हम उनकी अस्थियां, उनकी निशानियां कहते हैं, ना सिर्फ बुद्धा की रखे जाने लगी, लेकिन जैसे कि सांची का स्तूपा नंबर 3 हमें बताता है
कि बुद्धा के फेमस डिसाइपल्स की भी अस्थियां इन स्तूपा के बीच में रखी जाने लगी। सांची के स्तूपा नंबर 3 में सरिपुत्र और महामुगलना, द मोस्ट फेमस डिसाइपल्स एंड कंटेम्पररीज ऑफ गौतम बुद्धा, उनकी रिलिक्स को रखा गया। सांची का जो स्तूपा है ये पहाड़ पर चढ़ते वक्त है और इसके अंदर 10 बुद्धिस्ट सेंट्स, 10 बड़े बुद्धिस्ट सेंट्स और वो टीचर्स जो एम्परर अशोक के बुद्धा के कन्वोकेशन में यानी बुद्धिस्ट काउंसिल में जमा हुए थे, उनके रिलिक्स को भी रखा गया है। ये रिलिक्स बताते हैं कि अशोका के जमाने में धीम बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ मॉडर्न एम्पायर और अशोक ने स्तूपा के कल्ट को शुरू किया, जहां उन्होंने एडिक्ट्स बनाए, इंस्क्रिप्शंस बनवाए पिलर्स और रॉक्स पर। तिरुचुरनापल्ली साउथ से लेकर गिरनार वेस्ट तक और वहां से शाहबाजगढ़ी और मनशेरा जो एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है, हर जगह बनवाए। पॉपुलर लीजेंड तो ये कहते हैं कि अशोका ने 84,000 स्तूपास बनवाए, लेकिन आज हमें इतने स्तूपा नहीं मिलते और जो स्तूपा मिलते हैं उनका जो कोर है वो ब्रिक का है। और अशोका का ज़माना गुजर जाने के बाद शुंगास के ज़माने में आउटर फैसाड को, बाहर के कवर को पत्थरों से रिप्लेस किया गया। अशोका ने शायद सारा स्तूपा अंदर और बाहर ब्रिक्स का बनवाया था, लेकिन बाद में इन ब्रिक्स को स्टोन के साथ रिप्लेस किया गया। बाद में इसमें बालकनीज भी ऐड की गई और नए गेटवेज, जिसे हम तोड़नास कहते हैं, इन्हें अशोका के जाने के 250 से 300 साल बाद 1st सेंचुरी एडी में ऐड किया गया। अशोका की बनाई हुई जो चीजें हैं उसमें आज भी सब कुछ भले बदल गया हो, लेकिन हमें अशोका के बनाए पिलर कुछ 42 फीट हाइट तक वो आज भी हमें मिलते हैं। बाद के लोगों ने बहुत सारे पिलर्स को तोड़ दिया और उन्होंने अज्ञानता में अपनी फैक्ट्रियों में और अपनी बिल्डिंगों में इन पिलर्स के अवशेषों को लगाया। सारनाथ के एक ऐसे ही एडिक्ट में हमको 4 लायन मिलते हैं। किसी एक तरफ से देखने पर यह हमें 3 नजर आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में वो पत्थर नहीं मिलता क्योंकि यहाँ अलुवियल सॉइल का डिपोजिशन है। तो चुनार जो वाराणसी से आगे एक जगह है, वहाँ से इन सैंडस्टोन को लाकर इतना फाइन पॉलिश किया जाता कि वो अपनी जगह हजारों साल खड़े रहते, लेकिन फिर भी वेदरिंग से नहीं टूटते। कभी कभी इनके ऊपर धम्म चक्र है, कभी कभी बुद्धा के सिंबल्स हैं, क्योंकि पुराने बुद्धिज्म, जिसे हम हिनायान बुद्धिज्म कहते हैं, और सांची को जब बनाया गया था तो ये बात गुनाह मानी जाती कि बुद्धा की खुद की मूर्ति को बनाया जाए, इसलिए बुद्धा की मूर्ति को ना दिखाते हुए उनके सिंबल्स को दिखाया जाता। और सांची के जैसे स्तूपा को सिटी की बिजी लाइफ, शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर बनाया जाता। स्तूपास, मोनास्ट्रीज ये विदिशा के 7 माइल्स बाहर बनाई गई। विदिशा उस जमाने का एक ग्रेट मेट्रोपोलिस यानी महानगर था। ऐसा कहते हैं कि महेंद्र जो अशोक के बेटे थे, जब वो संघमित्रा के साथ श्रीलंका जा रहे थे श्रीलंका को कन्वर्ट करने, तो ये दोनों, खासकर महेंद्र, ये अपनी माँ से मिलने, क्योंकि जो उनकी माँ थी वो विदिशा की थी, उसके बाहर रुके थे और माँ के बनाए हुए चैत्यगिरी और एक बहुत बड़े गार्डन वाले विहार में रुककर उन्होंने अपनी माँ के दर्शन किए थे। इसी बात को कमेमोरेट करने के लिए माँ की बनाई हुई मोनास्ट्री के पास
विदिशा से बाहर सांची की इन स्तूपास को बनाया गया था। शहर से थोड़ा बाहर बनाने के पीछे एक फिलॉसफी होती है। ये मोनेस्ट्रीज, चैत्य और स्तूपास जब शहर की बिजी लाइफ से बाहर बनाए जाते तो ये जिंदगी का एक एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ लोगों को सिखाते। बुद्धा का टेक्स्ट है महावाग, वो रिकमेंड करता है कि टाउन से थोड़ा बाहर होना चाहिए। टाउन से बहुत करीब भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। इतनी ही दूरी होना चाहिए कि वो लोगों के जरिए इजीली एक्सेसिबल हो। वो दिन में बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए और रात को वहाँ एक गहरी शांति हो, ऐसी जगह हो जहाँ लोगों की स्मेल ना आती हो। सांची के बुद्धिज्म में महेंद्र अशोक के बेटे से लेकर पुष्यमित्र शुंग के जमाने के पत्थरों तक हम बुद्धिज्म की सारी हिस्ट्री को दोबारा जी सकते हैं। देयर आर 800 इंस्क्रिप्शंस जो ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पे स्तूपास को बाद में कमाने वाले वैश्यास के डोनेशन से और भव्य किया गया। जब ये वैश्यास ट्रेड पर जाते तो वो इन्हीं मोनास्ट्रीज और स्तूपास के पास रुकते और अपने प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा इसको डोनेट करते। ये डोनेशन सिर्फ किंग्स नहीं देते, बहुत बड़े प्रीस्ट नहीं देते, बल्कि वो वैश्य भी देते जो ट्रेड पर जाते। और गांधार से चला हुआ वैश्य ये जब मथुरा तक पहुंचता और मथुरा से पाटलिपुत्र की तरफ जाता और मथुरा से फिर वो दक्षिणा पथा पकड़ के डेक्कन तक आता, जहां से रास्ते दो भाग में बट जाते, एक वेस्टर्न कोस्ट और एक ईस्टर्न कोस्ट पर चला जाता। तो जहां जहां ट्रेड रूट थे वहां वहां आपको ये मोनास्ट्रीज, ये स्तूपास ऑल अराउंड द ट्रेड रूट, ऑल अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर आपको मिल जाएंगे। और किसी स्तूपा पर किसी बड़े अमीर गृहपति का नाम है या किसी सेठिया का नाम है, जिसे आज हम सेठ कहते हैं। ये सेठ या सेठिया उस जमाने का बड़ा बैंकर होता, या फिर कहीं वाणिज्य लिखा होता। वाणिज्य आज हम कॉमर्स को कहते हैं, उस जमाने में ये मर्चेंट्स को कहा जाता। या लेखक लिखा होता, किसी स्क्राइब ने जब इसे डोनेट किया होता। विदिशा के गेट पर यह लिखा है कि धातुकारों ने इसे डोनेट किया था। धातुकार, अगर इस वर्ड को हम आज ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह के मेटल पर काम करने वाले। एक गेट पर यह लिखा है कि आइवरी की कार्विंग करने वाले, यानी हाथी दांत पे नक्काशी करने वालों ने इस डोनेशन को ना सिर्फ दिया बल्कि इन पत्थरों को तराशने में एक बड़ी भूमिका भी निभाई। सांची गेटवेज जो हैं वो आज तक के बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स हैं। इनकी डेट 1st सेंचुरी AD की है, यानी शुंगा डायनेस्टी की है। ये हमें ऐसे के ऐसे मिले हैं और इन पे नक्काशियाँ इतनी खूबसूरत है कि ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस के फ्रेंच लोगों के यहाँ बसने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने 19th सेंचुरी में अपने लोगों को ये हुक्म दिया था कि अगर हो सके तो सांची के इन गेटवे को वहाँ से उखाड़ कर पेरिस भेज दो। भारहुत और अमरावती, इसके गेटवेज भी बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन भारहुत के गेटवेज को ऐसा देखकर ऐसा लगता है जैसे कारीगर मानो अभी अभी लकड़ी से पत्थर तराशने की तरफ मुड़ रहे हो। इसलिए उनका डिजाइन सांची की तरह भव्य और गहरा नहीं है, बल्कि वो प्रिमिटिव है। आप इन गेटवेज को देखोगे तो मानो आप उस जमाने के शहर में पहुंच जाओगे। आपकी आंखों के सामने पूरा शहर, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें, उसके बड़े बड़े गेटवेज, उसके क्राउडेड विंडोज, उसकी बालकनी से झांकते हुए लोग, ये सब दिखाई देंगे। ये सब किसी जमाने में वुडन घरों में रहा करते थे, लेकिन बनाने वाला चाहता था कि उस शहर का पनोरमा हम रहती दुनिया तक देखें, तो उन सीन्स को पत्थरों पर बनाया गया। कहीं चैरियट्स दिखाए गए हैं, कहीं एलिफेंट्स सिटी को घेर कर बिसीज किए हुए दिखाए गए हैं, तो कहीं वॉरियर्स
पैदल जा रहे हैं, मार्च करते हुए कहीं हमला कर दें। कहीं आश्रम को दिखाया गया है, कहीं बहती फॉरेस्ट, कहीं बहती नदी के पास डेंस फॉरेस्ट को दिखाया गया है, जिसके पेड़ों पर बर्ड्स हैं, मंकीज हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। कहीं विमेन की कुकिंग, ग्राइंडिंग स्पाइसेस के डेली रूटीन को दिखाया गया है, कहीं उन्हें धान को पटक कर साफ करते हुए दिखाया गया है, कहीं बुद्धा की जिंदगी के ग्रेट इवेंट्स को बताया गया है और बुद्धा की सुपीरियरिटी को दर्शाने के लिए इंद्र और ब्रह्मा को भी बुद्धा के सामने हाथ जोड़ता हुआ दिखाया गया है। कई बार रॉयल्टी के बारे में बड़े बड़े राजाओं के सीन्स दिखाए गए हैं। कहीं एम्परर अशोक को खुद बनाया गया है, तो कहीं किंग बिंबिसार है और कहीं इंदिरा है जो गॉड होने के बावजूद बुद्धा से मिलने आए हैं। कभी बनाने वाले का तस्वुर, उसका इमेजिनेशन पैराडाइज की तरफ गया है, तो उसने पैराडाइज को कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन एक इंसान जब जन्नत के तस्वुर को खींचना चाहे तो उसका तस्वुर भी हिमालय और कश्मीर पर जाकर रुक जाता है। वहाँ के वाइब्रेंट वाटरफॉल्स को, ट्रीज को, बर्ड्स को, उस कश्मीर को जिसे हम जानते हैं कि जहांगीर ने कहा था कि यहीं अस्त अगर रूहे बनी फिरदौस अस्त, अगर इफ देयर इज समवेयर पैराडाइज, यहीं अस्त, यहीं अस्त, यहीं अस्त। उसी उत्तर को रुको, उसके वाटरफॉल को, उसके गोल्डन लोटसेस को दिखाया गया है। लैपिस लजूली के कलर्स से कभी इन्हें पेंट किया गया था, आज वो कलर हमें नहीं मिलते। पर्ल, मोती, जेम्स, गोल्ड, ये नदियों के दोनों तरफ मिला करते थे और जन्नत में मिला करेंगे, उस बात को भी यहां पर बनाया गया है। हमेशा फल और फूल जन्नत के बागान में लगे होंगे, इसलिए पत्थरों में बनाए गए इन फल और फूल, पत्थरों में बनाए गए इन पेड़ों पर भी हमेशा के लिए फल और फूलों को दिखाया गया है। जिसके महक से चिड़िया यहां आती है, ऐसी चिड़ियाओं को भी बनाया गया है। स्वर्ग की अप्सराओं को याक्षी के इमेज के जरिए दिखाया गया है। याक्षी एक मिथिकल विमेन थी, वो अप्सराएं हैं जो जन्नत में मिलेंगी, जिन्हें अरेबिक लिटरेचर में हूरे कहा जाता है, जो जन्नत में पैराडाइज में रहने वालों की सर्वेंट्स होगी। इसका तस्वुर बुद्धिस्ट स्तूपा में भी दिखाया गया है। सांचे के एक गेट से एक ट्री गॉडेस लटकी हुई दिखाई गई है। ऐसा लगता है कि वो पेड़ छोड़कर अशोका के ट्री से लटक कर बाहर की तरफ देख रही है। उसकी बॉडी में से एक एनर्जी फ्लो हो रही है। वो ना सिर्फ एक ट्री को एम्बॉडी करती है, ना सिर्फ वो एक ट्री का सिंबल है, बल्कि उस ट्री से मिलने वाले एक बड़े फल का भी सिंबल है। ऐसी याक्षा और याक्षी की इमेजेस जो उस जमाने के पॉपुलर इमेजिनेशन में थी, उस जमाने के जन्नत के तस्वुर में थी, किस तरह के स्पिरिट्स और गार्जियन स्पिरिट्स, गार्जियन डेटीज जो पर्यावरण को बचाते हैं, इस तरह के डिविनिटीज को जो ट्रीज में रहते हैं दिखाने की पूरी कोशिश इन पत्थरों के गेटवेज पे की गई है। ये याक्षास और याक्षीस अपने जमाने के सबसे पॉपुलर डेटीज होते। एक बहुत बड़े याक्षा की हमें बेस नगर, जो सांची से बहुत दूर नहीं है, उसके गेटवे पर स्टुपेंडस इमेज यानी बहुत बड़ी इमेज मिल जाती है, जो अब विदिशा के म्यूजियम में रखी हुई है। ये याक्षा की हाइट 14 फीट से ज्यादा है, मानो इसके अंदर बहुत सारा पावर हो और उसका फिजिकल प्रेजेंस जो है वो स्टोन कार्व करने वाले ने बड़ा फनी अपीयरेंस बनाया है। जानबूझकर उसके कान को बैट यानी चमगादड़ या बर्ड की तरह बनाए हैं, ताकि वो ये दिखाना चाहता था कि ये हाफ ह्यूमन किन्नर है, ये उस तरह का है जिस तरह का स्वर्ग में या जन्नत में मिलेगा। इस तरह की इमेजेस और स्टोरीज उस समय बहुत पॉपुलर थी जब बुद्धिज्म अपने पीक पर था, और ये बुद्धिस्ट पैंथियन में बार बार सुनाई जाने वाली स्टोरीज से निकल कर आने वाले डेटी हैं।
सांची में याक्षिनी चारों गेटवे के दोनों पोस्ट, हर गेटवे के दोनों पोस्ट पर हमको मिल जाती है। मानो ये 4 गेटवे ऐसे बताते हो जैसे एम्परर अशोक और गौतम बुद्ध एक स्पिरिचुअल किंग, एक फिजिकल किंग, इनका सारी दुनिया के चारों क्वार्टर्स पे राज हो। हमें गॉडेस विरूपक्ष भी यहाँ उनकी इमेज भी मिल जाती है। और उस जमाने में इस गॉडेस का नाम था गजलक्ष्मी। इसको दिखाने के लिए इस तरह दिखाया गया है कि एलिफेंट्स अपने सूंड में पानी भरकर इनके ऊपर डाल रहे हैं जब ये लोटसेस के बेड से राइज हो रही है, यानी कमल के फूलों से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ये कमल के फूल से उभरती हुई गजलक्ष्मी फर्टिलिटी और डिवाइन बर्थ का सिंबल थी। लोटस, इसका हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। इट्स अ प्लांट ऑफ गुड फॉर्चून। ऐसा कहा जाता है कि लोटस ये इंसानों को और जीव जंतुओं को जिंदगी देता है। इसी तरह उस जमाने में सरपेंट की भी वर्शिप, यानी नाग की भी पूजा की जाती थी। नाग और सरपेंट, इसका बुद्धिस्ट पैंथियन में, पैंथियन कहते हैं उन देवी देवताओं के समूह को जिनकी पूजा की जाती है। तो इस सरपेंट का बुद्धिस्ट पैंथियन में एक बहुत सिग्निफिकेंस है। ऐसा कहा जाता है कि जब बोधि ट्री के नीचे बुद्धा ध्यान लगाने बैठे तो मुक्खा लिंगा नाम के एक सरपेंट किंग थे जो नागास के किंग थे, नागों के राजा थे। उन्होंने सूरज और बारिश से 40 दिन बुद्धा को बचाए रखने के लिए अपने फन से बुद्धा को वहां ढक रखा था। इसीलिए इस नागराज को फर्स्ट गेटवे पे बनाया गया है। और नागराज अपनी वाइफ्स के साथ और म्यूजिशियंस के साथ बुद्धा से मिलने आए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। बुद्धा को पीपल ट्री के जरिए दिखाया गया है, क्योंकि मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि उस जमाने के हिनायान बुद्धिज्म में बुद्धा को सिर्फ उनके सिंबल्स के जरिए दिखाया जाता। कभी धम्म चक्र, जो पहला सरमन सारनाथ में हुआ था, उसके सिंबल के जरिए, कभी स्तूपा के सिंबल के जरिए, कभी एम्प्टी थ्रोन के जरिए दिखाया जाता। बुद्धा के ध्यान लगाने से पहले जब वो बेहद कमजोर हो गए थे तो सुजाता नाम की एक बच्ची ने उन्हें खीर पीने को दी थी। सुजाता ने उन्हें खीर ये समझ के दी थी कि ये एक याक्षा है, जंगल में, फॉरेस्ट में, ट्री में रहने वाली स्पिरिट है। इसलिए बुद्धिज्म में ट्री स्पिरिट की वर्शिप और इन याक्ष याक्षिनी की वर्शिप को रेलिंग्स और गेटवेज पर बना बना के दर्शाया गया है। एक तोरना के अंदर ऐसे दिखता है जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असेंबलेज ऑफ फॉरेस्ट एनिमल हो। जंगल का हर जानवर अपना काम छोड़कर बुद्धा के ट्रिब्यूट के लिए, बुद्धा की आराधना करने ट्री के पास आकर जमा हुआ है। पर बनाने वाले के हाथ में जितना फन था, उसके दिमाग में उतना ह्यूमर भी था। इसलिए बनाने वाले ने इन जानवरों के चेहरे में इंसानों का चेहरा बनाया है। उसने ऐसा क्यों किया हम नहीं बता सकते। क्या वो ये कहना चाहता था कि इंसान और जानवरों में बहुत कम फर्क होता है, या वो ये कहना चाहता था कि कंपैशन जो हमारे अंदर है उससे ज़्यादा कंपैशन एनिमल और प्लांट्स में होता है, या फिर वो ये कहना चाहता था कि बुद्धा इंसान की योनि में पैदा होने से पहले एक कंपैशनेट आत्मा की तरह ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स अपने प्रीवियस बर्थ में डिफरेंट जानवरों की योनियों में पैदा होकर, जैसे कि जातकास की स्टोरीज हमें बताती हैं, उन जानवरों को बचाते रहे। इसीलिए बुद्धिज्म में एनिमल लाइफ को रिमार्केबल टेंडरनेस, बेहद रहम के साथ ट्रीट किया जाता है। इसीलिए उनको बनाते समय ऐसे बनाया गया है कि कहीं पर किंग ऑफ एलिफेंट्स को दिखाया गया है जो कि बुद्धा ही थे अपने प्रीवियस बर्थ में, कहीं बुद्धा को किंग ऑफ मंकीज, महागापी दिखाया गया है। सांची के प्लांट और लाइफ के ट्रीटमेंट को सारी दुनिया के किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मानो बनाने वाले कार्वर ने
प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स इनमें जान फूंक दी हो। जैसे जैसे बुद्धिज्म चेंज हुआ वैसे वैसे बुद्धा के सिंबल बुद्धा की खुद की मूर्ति के साथ चेंज होने लगे। अब महायान आने लगा, बुद्धा की इमेज आने लगी और वो सिंबल्स की जगह धीरे धीरे बुद्धा की स्टैचूज को बनाया गया जिनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। लेकिन सांची में आज भी हीनायान बुद्धिज्म के सिंबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि वक्त के साथ रिलीजन कैसे चेंज होता है। इस खूबसूरत चीज को समझने के बाद अब आप बुद्धिज्म के किसी भी आर्ट को पढ़ने में सक्षम हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।